वहीं मध्य प्रदेश में थम गया चुनावी शोर। अब सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी। विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में है 2534 उम्मीदवार। 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को होगी वोटिंग। 227 सीटों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग, ये आपको बता दें। और इसके अलावा जो 3 सीटें हैं, बालाघाट की सीट है, यहां सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। इसके अलावा बैहर, लांजी, परसवाड़ा में 3 बजे तक वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में कुल 5,61,36,229 वोटर, करीब 2,88,00,000 पुरुष मतदाता हैं, 2,72,00,000 महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1,373 है। फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 22,36,564 है। 1,000 पुरुषों की तुलना में 945 महिला वोटर। चुनाव के लिए 64,523 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 464 शैडो एरिया बूथ भी बनाए गए हैं। तो इस वक्त आप देखिए पूरी तरीके से जो कैंपेन चला, धुआंधार प्रचार हुआ और अब ये प्रचार का जो शोर था वो थम चुका है। अब यहां से केवल डोर टू डोर कैंपेनिंग हो सकेगी, यानी कि जो बड़े नेता हैं अब वो मध्य प्रदेश में प्रचार नहीं कर सकेंगे। केवल प्रत्याशी जो हैं वो डोर टू डोर जाकर कैंपेन करेंगे। अभी कई जो बड़े नेता हैं जैसे कैलाश विजयवर्गीय हो, कमलनाथ हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ये सब डोर टू डोर चाहें तो अपना प्रचार कर सकते हैं। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद खान है इस वक्त आगर मालवा से लाइव हैं और महेश चांडक छिंदवाड़ा से लाइव हैं। सबसे पहले महेश के पास चलेंगे। महेश, छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट में से एक है और कमलनाथ क्योंकि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अपडेट है उनका? क्योंकि डोर टू डोर अभी जो प्रत्याशी हैं वो कैंपेन कर सकते हैं, तो क्या आखिरी दम वो अपनी विधानसभा सीट पर लगाएंगे? बिल्कुल ये बात सही कि छिंदवाड़ा जो सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट है और छिंदवाड़ा की सीट के साथ साथ यहाँ से 7 विधानसभा की सीट है जिसमें 16,139 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं 1934 पोलिंग बूथ बने हुए हैं और इस तरह से 78 प्रत्याशी जो है टोटल इन 7 विधानसभाओं में मैदान में उतरे हुए हैं। मुख्य मुकाबला जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस ने पूरी दमखम लगा चुकी है। पूरे 7 प्रत्याशी जो हैं वहां पर रिपीट किए गए हैं जो पिछले विधायक हैं और इसी तरह से जो है 4 प्रत्याशियों को जो है भाजपा ने बदला है और 2 महिलाओं को टिकट दी है। और इस तरह से जो कहीं ना कहीं जो चुनाव जो है ये बहुत रोचक मूड में रोचक उसमें पहुंच गया है और अपने रोचकता को लिए हुए छिंदवाड़ा में अब चूंकि आचार संहिता जो लग चुकी है और अब किसी प्रकार का शोरगुल सब बंद हो चुका है और इसके कारण चलते हुए जो है अब लोग घर घर जाकर के मतदाता को प्रभावित करेंगे, उनसे वोट मांगेंगे, अपनी योजनाओं की जानकारी देंगे, पर्चों के माध्यम से देंगे, अपनी पर्चियों के माध्यम से उनको जानकारी देंगे। और इस तरह से अब चूंकि ये हाई प्रोफाइल सीट होने के कारण छिंदवाड़ा में कमलनाथ का मुकाबला विवेक बंटी साहू से है। जो विवेक बंटी साहू जो पिछले चुनाव में कमलनाथ का जो मुख्यमंत्री जब बने थे और ये छिंदवाड़ा सीट रिक्त हुई थी, उस समय कमलनाथ के खिलाफ में जो है इन्होंने चुनाव लड़ा था और 25,000 वोटों से ये हारे थे। परंतु कमलनाथ जो है 9 बार के सांसद हैं, 1 बार के विधायक हैं और यहीं से ही वो मुख्यमंत्री बने थे और अब फिर से उनको मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ से चेहरा सामने लाया गया है और लोगों से जो अपील की जा रही है कि मुख्यमंत्री के नाम पे वोट दें। और वही भाजपा भी पीछे नहीं है। विवेक बंटी साहू ने लगातार घर घर संपर्क किया है और लगातार उनके घर घर संपर्क किए जाने से मामला बहुत ज्यादा तगड़ा और हो चुका है। वहीं जो है बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्रम इरपाची जो हैं वो भी लोगों से घरों घर जा जाके संपर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं बन पाएगा, परंतु मुख्य मुकाबला कमलनाथ में और विवेक साहू बंटी में है। वही जो है अन्य जो 7 सीटें हैं वहां पर भी जो मुख्य मुकाबला है वो भाजपा में और कांग्रेस में ही है। लगातार प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं बनाई है, चाक चौकंद व्यवस्थाएं रही है, मार्च पास्ट किया जा रहा है। लोगों को किसी प्रकार के प्रलोभन की जानकारी जैसी मिलती है तत्काल टीम तैयार की गई है। किसी प्रकार की कोई भी ऐसी अनहोनी न हो जिसको रोकने के लिए प्रशासन ने पूरे अपने समुचित प्रबंध किए हुए हैं। कल से मतपेटियों को ले जाने का कार्य यहां से प्रारंभ किया जाएगा और ये रोचक मुकाबला कहीं न कहीं 17 तारीख को मतपेटियों में पैक होगा और 3 दिसंबर को इसके परिणाम बताएंगे कि किसके भाग्य में ये फैसला जाता है।
बिल्कुल, जावेद खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव गुप्ता भी इसके अलावा जुड़ गए हैं। गौरव, एक अग्रेसिव कैंपेन ये पूरा दिखा बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, किस तरीके से देखा जाए पूरे कैंपेन को, कौन से मुद्दे यहां पर हावी दिखे? अब डोर टू डोर जो जनसंपर्क है वो किया जाएगा, लेकिन अगर इस पूरे कैंपेन की बात करें, जब से आचार संहिता लगी हुई है तो ताबड़तोड़ जो जनसभाएं हैं वो दिग्गजों के द्वारा मध्य प्रदेश की धरती पर देखने को मिली है। बीजेपी के तमाम जो बड़े केंद्रीय नेता थे या दिग्गज नेता थे, उन्होंने ताबड़तोड़ जनसभाएं मध्य प्रदेश की धरती पर की है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी देखा जाए तो बड़े बड़े नेताओं ने आकर यहाँ पे जनसभाओं को संबोधित किया है और इन जनसभाओं में भारी से भारी भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की गई और हमें ऐसे कई दृश्य देखने को मिले जहां लाखों की संख्या में रोड शो में लोग शामिल हुए, जनसभाओं में लोग शामिल हुए। कहीं ना कहीं इस बार मध्य प्रदेश में कड़ा मुकाबला साफ तौर पर देखा जा रहा है और जो जनसभाओं की तस्वीरें इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिली है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कड़ी टक्कर दोनों ही मुख्य पार्टियों के बीच में मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें पूरे कैंपेन की, तो इस बार के कैंपेन में अगर हम बीजेपी की तरफ से बात करें तो सबसे ज्यादा जनसभाएं जो है इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। 160 जनसभाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनसभाओं को संबोधित किया है, इसमें एक रोड शो भी शामिल है। इसी के साथ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी ने भी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में पहुंचकर जनसभाओं को संबोधित किया है। राहुल गांधी भी पहुंचे और अपने अपने बयानों से दोनों ही दलों ने एक दूसरे के नेताओं पर जमकर हमले भी किए और कहा जा सकता है कि इस अब चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब इंतजार है मतदान का और मतदान के दिन के बाद 3 तारीख का इंतजार बेसब्री से लोगों को इंतजार रहेगा जब नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो प्रचार है वो थम चुका है और अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा और अब डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में पहुंचकर लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील जरूर करेंगे। फिलहाल जो है शानदार एक कैंपेन यहाँ पे हमने एक तरीके से कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों का देखा है और भारी तादाद में भीड़ भी यहाँ पे इकट्ठी हुई है। कुछ वक्त पहले तक ये लग रहा था कि मुकाबला शायद एक तरफा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से जमीनी स्तर पर मेहनत की गई है दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं के द्वारा या हम कहें प्रत्याशियों के द्वारा, तो इस बार जो है मुकाबला काफी कड़ा हो गया है। अगर हम मुख्य सीटों की बात करें तो भोपाल में भी इस बार जो है कई सीटें दांव पे लगी हुई है, तो वहीं अगर हम बात करें तो भिंड चंबल की बात करें तो वहां पे भी कई दांव पे लगी हुई है। महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो यहां पर भी जो मुकाबला है काफी कड़ा है। जहां पहले बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था, इस बार कांग्रेस की भी कई सारी सीटें यहां पे फंसी हुई हैं, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा जो खेल या कहें सबसे बड़ा जो प्लान इस बार बीजेपी की तरफ से देखने को मिला वो ये था कि केंद्रीय मंत्रियों को इस बार चुनावी रण में बीजेपी ने उतारा है, तो इसकी वजह से जो समीकरण है वो काफी कुछ बीजेपी के पक्ष में गए। लेकिन कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी थे या कहें कि कांग्रेस की भी जो रणनीति थी वो इस तरह की थी कि बीजेपी अपनी ही एक तरीके से कहें रणनीति में फंसी नजर आई। लेकिन फिलहाल दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं। जो मुकाबला है वो काफी कड़ा है और अब देखना यही होगा कि इस बार के चुनाव में कौन बाजी मारता है और कौन इस सियासत के खेल में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाता है। जावेद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, आगर मालवा के अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर कौन से मुद्दे इस पूरे कैंपेन के दौरान हावी रहे जिन्हें नेताओं की तरफ से उठाया गया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगर मालवा में सबसे बड़ा मुद्दा है एक तो रोजगार का और दूसरा यहाँ की रेल लाइन का। यहाँ पर रेल लाइन की काफी टाइम से मांग की जा रही थी, जिसको लेकर यहाँ की जनताओं में भी काफी रोष नजर आया था, क्योंकि यहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ आगर एक टाइम था यहाँ पर नैरो गेज रेल चलती थी उज्जैन से आगर। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रेल पटरी वगैरह उखाड़ दी गई और रेल बंद कर दी गई थी और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। आगर जिले की विधानसभा की बात करें तो आगर जिले में 2 विधानसभा सीट है, एक तो सुसनेर विधानसभा सीट और एक आगर मालवा सीट जो विधानसभा सीट। दोनों विधानसभा सीट की बात करें तो आगर सबसे पहला विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस से विपिन वानखेड़े यहाँ पर प्रत्याशी बने हुए हैं और यहाँ पर भाजपा से मधु गहलोत, जो कि मधु गहलोत 2013 में कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद फिर दूसरी बार उन्होंने 2018 में टिकट मांगने कहा था, कांग्रेस से टिकट लेने की कोशिश करी थी पर वो टिकट उनको नहीं मिलते हुए विपिन वानखेड़े को मिले थे, तो वो कांग्रेस से भाग
बागी हो गए थे। तब जाकर अब मधु गहलोत को वापस से टिकट भाजपा ने दी है और उम्मीद जताई है कि यहाँ पर चुनाव भाजपा के मधु गहलोत लड़ेंगे। दूसरी बात यहाँ पर बात करें तो काफी मजबूत स्थिति में विपिन वानखेड़े कुछ समय पहला यहाँ पर थे, परंतु जब से संघ वगैरह और बीजेपी के लोग जब एक हो गए और उसके बाद यहाँ पर अब बात करें तो कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात करें सुसनेर विधानसभा की तो सुसनेर विधानसभा में 2018 में निर्दलीय प्रत्याशी राणा विक्रम सिंह चुनाव लड़े थे और उसके बाद आज आपके जो 2023 के चुनाव में है तो उनको भाजपा ने टिकट दिया है और वहां से कांग्रेस प्रत्याशी भैरव सिंह परिहार को टिकट दिया है। और सबसे बड़ी बात बताएं कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है सुसनेर विधानसभा के अंदर। वहां पर एक जितेंद्र पाटीदार जो कि कांग्रेस से थे और जिला पंचायत सदस्य भी हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है क्योंकि जीतू पाटीदार को भारी जनसमर्थन मिल रहा है, युवा नेता है। अभी बात करें नलखेड़ा में जनसंपर्क रैली काफी लोग उसमें शामिल थे, सोयत में भी जनसंपर्क रैली निकली, आज सुसनेर के अंदर जनसंपर्क रैली निकली है। तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आगर जिले की बात करें तो सभी आगर जिले में 2 विधानसभा सीट में सबसे बड़ी बात बताएं कि जो भाजपा के दोनों प्रत्याशी है, चाहे सुसनेर विधानसभा की माने या आगर विधानसभा की माने, भाजपा के प्रत्याशी ये किसी टाइम पर पहला कांग्रेस में थे और भाजपा ज्वाइन करने के बाद उनको भाजपा से टिकट दिया, उनसे एक ये जताई गई है कि आपके उनको टिकट दिया जाए तो उसके बाद ये यहाँ से भाजपा की सीट निकाल ली जाएगी। परंतु यहाँ पर कांटे की टक्कर दोनों विधानसभा में देखने को मिल रही है और सुसनेर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आगर जिले के अंदर दोनों सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज बात करें विपिन वानखेड़े के, जो कि लड़का है जो कि 2.5 साल का है, उनने आगर जिले के अंदर आगर के अंदर नगर में रोड शो करा है। एक 2.5 साल के बच्चे ने जीप पर सवार होकर जो लोगों से जनसंपर्क करा है और उनने अपने पिता के लिए वोट मांगे हैं। तो लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत भी करा, हार माला पहनाई है। तो काफी आज अंतिम दिन था, जो कि प्रचार का अंतिम दिन था। तो आज सभी कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय लोगों ने अपनी यहाँ पर पूरी जनसंपर्क किया और अपनी दावेदारी पेश की और पूरी जोर शोर से प्रचार किया। अब 5 बजे के बाद प्रचार थम गया है, तो अब डोर टू डोर प्रचार, घर घर जाकर नेता संपर्क करेंगे और मिलन जुला करेंगे कि और अपने पार्टी के लिए वोट वगैरह मांगेंगे। गौरव, अब यहाँ से जनता को तो तय करना ही है कि वोट डालना है, लेकिन चुनाव आयोग अब क्योंकि आखिरी दिन बीच में है 16 तारीख का, क्या अब तैयारियां हैं, किस तरीके से बूथ पर तैयारियां की जा रही हैं ताकि एक अलग एक्सपीरियंस मिले वोटर्स को भी और वो बढ़ चढ़कर वोट डालें? मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी जब कल का दिन है, अब ऐसे में चुनाव आयोग की भी तैयारियां तेज होगी क्योंकि अब कल जो दिन रहेगा वो बूथों पर सामग्री बांटने का दिन रहता है। क्योंकि 17 तारीख को मतदान होना है तो 16 तारीख को जितने भी बूथ है वहां पे जो चुनावी सामग्री होती है वो बांटी जाती है। इस चुनावी सामग्री में वीवीपैट और ईवीएम मशीन के साथ साथ जो चुनाव में मतदाताओं की सूची होती है, इस के साथ साथ मिलाकर करीब 400 ऐसे सामानों की सामग्री होती है जो हर बूथ लेवल पर बांटी जाती है और ये लंबी प्रक्रिया होती है। और ये जो काम है कल सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगा और कल दिन भर इसी काम में जो पूरा प्रशासन है वो लगेगा। और उसके बाद 17 तारीख को हम देखें तो सुबह करीब 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मोक वोटिंग या मोक पोलिंग की जाएगी। यहां से कहा जा सकता है कि अब प्रचार खत्म हो चुका है। अब जो निगाहें वो ये भी रहेंगी कि कहीं कोई प्रचार प्रसार तो नहीं किया जा रहा है या गलत तरीके से कहीं प्रचार तो नहीं चल रहा है। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो साथ ही साथ जो बूथ स्तर पर जो अब चुनाव करवाए जाने हैं, जो पोलिंग बूथ है वहां की जो व्यवस्था है उसको अब दुरुस्त किया जाएगा। वहां पे जो वोटिंग होनी है उसकी व्यवस्थाएं तो कल से शुरू हो जाएंगी। वहां पे सिक्योरिटी के या कहीं सुरक्षात्मक जो इंतजाम है वो पूरे तरीके से कल सुनिश्चित कर लिए जाएंगे ताकि 17 तारीख से वोटिंग यहां पे शुरू करवाई जाए। कहा जा सकता है कि अब जो प्रचार प्रसार है उसका आखिरी दिन आज था। 6 बजे वो प्रचार प्रसार की जो समय है वो खत्म हो चुका है। अब बारी आती है चुनाव आयोग की। अब चुनाव आयोग अपनी तैयारी में आज से ही जुट गया है। कल किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है इसको लेकर लगातार मीटिंग ली जा रही है। अभी कुछ देर बाद ही तमाम जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, वहां पे तमाम जो अधिकारी हैं, जो आरओज हैं, वो अपने कलेक्टर्स के पास जाकर, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके पास जाकर उनसे जो आगे की गाइडलाइंस है वो लेंगे और उसके बाद कल की जो तैयारियां हैं उसमें जुट जाएंगे। क्योंकि कल का दिन
बहुत ही महत्वपूर्ण होना है। जितने भी पोलिंग बूथ है हर जगह पर मशीनें सेट होनी है, सभी जगहों पर सामग्री दी जानी है और सामग्री को सेट किया जाना है और उसके बाद फिर 6 बजे 17 तारीख को 6 बजे मॉक पोलिंग की जाएगी और उसके बाद से फिर जो जिस दिन का इंतजार इतने लंबे समय से किया जा रहा था, मतदान का दिन, वो फिर जो है जो प्रक्रिया है उसकी 8 बजे से शुरू हो जाएगी। जी इसी के साथ महेश, चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो हर बार हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ बूथ को विशेष तौर पर तैयार किया जाता है। इस बार भी कुछ वैसी तैयारी दिख रही है चुनाव आयोग की, या फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए कई बार हमने देखा सेल्फी की व्यवस्था की जाती है, तो इस तरह के कुछ इंतजाम कुछ खास बूथ पर किए गए हैं क्या? सबसे पहले तो बता दें कि अभी छिंदवाड़ा में आज 6 बजे शाम से 18 तारीख को सुबह 8 बजे तक धारा 144 लगा दी गई है और यह सबसे बड़ा कदम है चुनाव आयोग का, जो कलेक्टर के माध्यम से धारा 144 लगाई गई है। वही जो है चुनाव की जो सामग्री का वितरण का काम जो है कल सुबह से यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। लगातार जो है जिस तरह के बूथ बनाए गए हैं उन बूथों पर छिंदवाड़ा जिले में हम एक बात सबसे पहले बता दें कि लगभग 24 संवेदनशील मतदान केंद्र है जहां पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही येलो बूथ, इस बार येलो बूथ भी बनाए गए हैं, कुछ पिंक बूथ हैं और साथ ही साथ जो महिलाओं को जो वोट डालने में कई बार परेशानियां होती है तो हर बूथों पर महिलाओं को, दिव्यांगजनों को एवं बुजुर्ग लोगों को वहीं कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर प्रशासन ने देने का प्रयास किया है और अलग से ही उनको व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और आरओ जितने हैं उनको इस बात से सूचित किया गया है कि इन लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घर जाकर के भी जो वोट की प्रक्रिया है वो वोट की प्रक्रिया भी की गई है कि उनको मतदान केंद्र पर न आना पड़े। इस तरह से बैलेट पेपर भी जो बनाए गए थे, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मतपत्र के आधार पर भी जो है उनसे निर्वाचन के लिए मतपत्र मांगे गए हैं और उनसे बुलाए गए हैं। इस तरह की जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं इस बार निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई है और हर व्यक्ति को अपने मत का उपयोग करने का यहाँ पर जो है वो सहूलियत से प्रयास हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। न्यूज स्टेट भी पूरे सभी मतदाताओं से अपील करता है कि आप अपने मत का उपयोग जरूर करें, मतदान का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने